ठीक है, अब इसमें हमें दो चीजें सीखनी है, पहले दो शब्द सीखने, तो दोनों शब्द की डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले लिखो एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले लिखो एंटरप्रेन्योर। और ये जो पहला पॉइंट है ना, ये जो ब्लू मार्क कर रहा हूं मैं, ये इतना सा लिखना है एंटरप्रेन्योर में। इट रिफर्स टू द पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस यूनिट। It refers to the person who set up his own business unit। और फिर लिखना है एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वन ओन बिजनेस यूनिट। Entrepreneur, it refers to the person who set up his own business unit। और एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस जो है सेटिंग अप करने की, उसको क्या बुलाते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दो वर्ड तो समझ में आ गए। जो इंसान बिजनेस सेट करता है, अपना खुद का बिजनेस यूनिट, उसको क्या नाम दे दिया जाता है? एंटरप्रेन्योर। और ये जो प्रोसेस है सेटअप करने की, इसी प्रोसेस के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब तीसरा वर्ड लिखो एंटरप्राइज। तो ये प्रोसेस जो है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये सेटअप करने के बाद जो बिजनेस यूनिट है, उसको क्या नाम दिया जाता है? एंटरप्राइज। तो तीसरा नाम लिख लो एंटरप्राइज। It refers to the outcome of entrepreneurship। ये दिख रही है एक एंटरप्राइज आपको? इसमें तीन वर्ड्स का है, ये चार्ट ड्रॉ कर लो। एंटरप्रेन्योर पर्सन यानी कि सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि प्रोसेस एक वर्ब, और एंटरप्राइज जो आउटकम निकलता है उसको क्या बुला सकते हैं? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के रेफरेंस, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में समझे तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ब है, और एंटरप्राइज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो पर्सन एक प्रोसेस को अंजाम देता है और उसका आउटकम है एंटरप्राइज। ये चार्ट रजिस्टर में ड्रॉ कर लो। लिखा सभी ने? करें आगे डिस्कस? लिख लिया वैभव जी? अबे ये कहां से आ रहा है कीड़ा, घूमता घामता, इसको बाहर निकालो। डंक वंक कर देगा ये अभी ध्रुव पे। मेरे को भी, हाँ मुझे भी है ना, हाँ, इसलिए तो पता है मेरे को। प्रॉफिट कमाने के पर्पस से रिस्क और अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस यूनिट का सेटअप करना, और ये प्रोसेस सेटअप की क्या नाम दिया जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जिसमें क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीजें। बिना एंटरप्रेन्योरशिप के बाकी तीन फैक्टर किसी काम के नहीं है। तो इसी बिहाफ पे देखें तो एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल, क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें आप रिस्क फेस करना चाहते हो और बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो, जो चाहे गुड्स देता हो चाहे सर्विस देता हो, और इन्वेस्टर के कंसीडरेशन में आप क्या देना चाहते हो? प्रॉफिट। तो यही प्रोसेस क्या है?
एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स लिखते हैं, केवल हेडिंग लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग लगाइए फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में सिस्टमैटिक एक्टिविटी, हेडिंग लगाइए फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और नंबर 1 लिखिए सिस्टमैटिक एक्टिविटी। नंबर 1 सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ऐसा नहीं है एकदम से हो जाता है, स्पॉन्टेनियस नहीं है कि लो आओ एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, एक स्टेप के बाद दूसरा, जब तक पहला अचीव नहीं होगा जब तक आगे नहीं जा सकते। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उस एक्टिविटी की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और कैसे एक डिसिप्लिन्ड मैनर में, ऐसा नहीं कल कर लेंगे आज कर लेंगे आज शाम को देखते हैं। ये स्पेशल नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडुकेट होना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो अभी आप क्या हो रहे हो, एडुकेट हो रहे हो। फिर आपको अगर आगे कोई बिजनेस समझ में आता है तो आप उसके लिए क्या लो, ट्रेनिंग लो। फिर जब आप वो बिजनेस करना शुरू करोगे तब आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो पहला फीचर सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है। दूसरा पॉइंट लगाइए लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट लगाइए लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। हाँ, ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, क्या करेंगे कि अफीम बेचेंगे इलीगल तरीके से, है? ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस का कारोबार कर लेंगे, है? इलीगल एक्टिविटी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें साथ में जेल भी आती है। एंटरप्रेन्योरशिप करने का मतलब आप कोई लीगल बिजनेस कैरी आउट करना चाह रहे हो, जिसमें बायर होगा, इन्वेस्टर होगा, आप होंगे प्रॉफिट मोटिव के लिए। तीसरा पॉइंट लिखो इनोवेशन। तीसरा पॉइंट लिखो इनोवेशन। थर्ड पॉइंट लिखिए इनोवेशन। ऐसा नहीं किराने की दुकान डाल रहा हूं तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूं, कुछ इनोवेट होना चाहिए। इनोवेट करने का मतलब या तो पुरानी चीज को नया बना दो या बिल्कुल ही नई चीज आ जाए, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रोसेस ही ऐसी है। एंटरप्रेन्योर जो है वो नए तरीके ढूंढ के लाता है, इंप्रूव्ड तरीके ढूंढ के लाता है, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, इनकम बढ़ेगी। एंटरप्रेन्योर ही वो पर्सन है जो पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, एक्सप्लॉइट, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, जो दूसरे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को सर्च करके लाता है। मार्केट में कोई नई टेक्निक लाना, नया प्रोडक्ट लाना, कोई नया रॉ मटेरियल लाना, कोई नया मार्केटिंग मेथड लाना, ये सारी चीजें कौन लाता है, एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन के थ्रू। फोर्थ लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप में नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं अपन। एंटरप्रेन्योर को आप समझो एक थिंकर, एक ऐसा इंडिविजुअल जो टैलेंटेड है, जो नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के लाता है और उनका बेहतर फायदा उठाता है। जैसे अगरबत्ती सब बनाते हैं, लेकिन मंदिर में चढ़ा हुआ फूल जो बाद में कचरा बन के नदी में बह रहा है, उसको इस्तेमाल करके अगरबत्ती बनाना, तो एक नया रॉ मटेरियल ढूंढ के लिया है ना। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन अवेबिलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए प्रोडक्शन का, ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, है ना। प्रोडक्शन का सोर्स क्या होगा, कैसे अवेबिलिटी होगी, कैसे बेहतर यूटिलाइज करेंगे, ये चीज एंटरप्रेन्योर अपने टैलेंट से ढूंढ के लाता है। फिफ्थ रिस्क टेकिंग। बिना रिस्क के कोई बिजनेस हो सकता है क्या, तो बिना रिस्क के एंटरप्रेन्योर भी बना नहीं जा सकता। भाई आप माल लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सब कर लिया, लेकिन पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो धंधे की सक्सेस पे या फेलियर पे ही डिपेंड है। कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश करता है एंटरप्राइज किसके व्यू से, प्रॉफिट अर्निंग के, लेकिन लॉस की पॉसिबिलिटी जो है वो बाहर नहीं करी जा सकती। ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो, तो एंटरप्रेन्योर को रिस्क कंट्रोलिंग फैक्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो बिजनेस में हमेशा बनी रहती है। अगली हेडिंग लगाइए नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगली हेडिंग लगाइए नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की हमारे देश में।
आगे बढ़ जा, अभी तो गोला कर दे उस पर और आगे बढ़ जा। नहीं, वो शेयर होल्डर फंड ऐसे साइड अप्रोच दे रखी है, उसमें क्या होता है? आगे बढ़ जा। Number 1, need for entrepreneurship, initiating the process of development. Initiating the process of development. हमने पढ़ा ना एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस यूनिट। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनेंगे उतनी ज्यादा नई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश होगी, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जब एस्टेब्लिश हो गए तो ऑब्वियस ही बात है कि देश का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दूसरा, सस्टेनिंग द डेवलपमेंट। दूसरा, सस्टेनिंग द डेवलपमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट को मेंटेन रखती है। डेवलपमेंट होता रहना चाहिए वो तो मानी, लेकिन सस्टेन भी तो होना चाहिए, बना रहना भी तो चाहिए। जो पहले से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस यूनिट है उनको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इनोवेट करते रहना पड़ेगा। अगर आईफोन आज भी 4 या 5 वाला वर्जन ही दे रहा होता तो क्या हाल होता, है ना। तो ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट करना काफी नहीं है, डेवलपमेंट बना के रखना भी जरूरी है। और ये किससे पॉसिबल हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप से पॉसिबल हो सकता है। तीसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कौन है इन्फोसिस का मालिक, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति नारायण मूर्ति कैसे बना, क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली। तो उसने ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब नहीं मिली तो कोई नहीं, लेकिन मेरे जैसे लाखों इंजीनियर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, तो उसने क्या एस्टेब्लिश करा, इन्फोसिस। एक इंसान अगर नौकरी करता है तो वो अपना परिवार पालता है, लेकिन अगर एक इंसान व्यवसाय करता है तो वो लाखों हजारों लोगों का परिवार पालता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बस ये नहीं कि अपना धंधा और अपना काम। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये भी है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जहां अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बना हुआ है, तो ये डेंजर कहां से एलिमिनेट होगा, ये खतरा कहां से खत्म होगा, नए बिजनेस यूनिट से। ये नए बिजनेस यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और दूसरे हाथ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी देंगे। भाई मैं खुद मेरे लिए काम कर रहा हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनाऊं, और मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड होंगे। तो सोशल पर्पस भी यहाँ पे क्या होता है, सर्व होता है। तीनों पॉइंट लिख लिए नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनिंग द डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। चलिए हेडिंग लगाइए, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कोई जन्म से थोड़ी एंटरप्रेन्योर होता है? अक्षय कुमार वेटर था, MS धोनी टिकट कलेक्टर था। शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, जन्म से तो नहीं होती। पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, बनना पड़ता है। आप में से कितने हैं जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं? है कोई भगवत गीता कुरान पढ़ता है? तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको लीडरशिप स्किल्स तक सीखने को मिलेंगे। भगवत गीता के अंदर तो यहाँ तक कम्युनिकेटिव स्किल्स क्या हैं, राज कैसे करते हैं, हाउ टू बिकम ए लीडर। बड़े से बड़े जो ऑथर रहे हैं जिनकी बुक्स चलती है, जो बड़े से बड़े मोटिवेटर हैं, वो भी ये कहते हैं। बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर जो है उसकी हैबिट में पढ़ना है ना। तो पढ़ो तुम भी, जरूरी है। ऑटोमेटिकली नहीं बनोगे आप, आपका एनवायरनमेंट, आप खुद मोटिवेट होगे, एंकरेज होगे, तब आप जा सकते हो इस चीज में। जब तक सोसाइटी में आप कोई बिजनेस की खोज करके नहीं लाए, आपकी लेटेंट एबिलिटीज, छुपी हुई हिडन एबिलिटीज को जब तक आप नहीं ढूंढोगे, इनको ढूंढना ही तो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। इसमें दो फैक्टर चलते हैं, एनवायरनमेंट के और इंडिविजुअल के। तो ए पॉइंट लगाइए, रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन ईडी। अब अपन पूरा नाम नहीं लिखेंगे, अब शॉर्ट कर देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को किससे एब्रीविएट कर देंगे, ईडी। रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन ईडी।
एनवायरमेंट का मतलब है यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट। भाई एंटरप्रेन्योरशिप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो फैक्टर जो एनकरेज करेगा वो भी कौन सा होगा, इकोनॉमिक फैक्टर ही होगा। के लिए ये प्रोसेस का चार्ट है, ये प्रोसेस का चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। जब एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अभी आगे लिखा रहा है बेटा, बेटा लिखा अभी आगे, इतना तो लिख ले देश के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं होगा तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये लिख लो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कैरेक्टर्स। आपके देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कम है, टैक्सेशन कितना कम है, इन्फ्लेशन मॉडरेट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, इंडिविजुअल्स को कैरियर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के नजरिए से देखने के लिए उनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो। या तो घर वाले क्या कह देते हैं, सरकारी नौकरी भर दे बेटा, पटवारी बन जाओ, लाइफ सेटल हो जाएगी। बच्चा गया मैच चलाऊंगा। कोटा में कितने ऐसे हैं जो आईटीएंस बनने आए थे और मैच चला रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो एक हॉट मैच करते हैं। हाँ हाँ, तो कैरेक्टर्स है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो डेवलपमेंट करने में एंटरप्रेन्योरशिप को मदद करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced rate of interest, reduced taxation, moderate inflation, capitalist economy, and availability of individuals opting for entrepreneurship career. तो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का काम कंप्लीट। अब बस इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है जो कि है स्टार्टअप इंडिया। किसी ने सुना है इसके बारे में पहले, स्टार्टअप इंडिया के बारे में? नाम सुना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत स्टार्टअप इंडिया, नए स्टार्टअप के लिए। हाँ नए स्टार्टअप के लिए। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर पे। हेडिंग लगाइएगा, रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन ईडी। रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन ईडी, और इसमें ये दो फैक्टर लिखिएगा, कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस। कॉम्पिटेंसी का मतलब आपकी एबिलिटी, अगर आपकी एबिलिटी है और आपकी इच्छा है तो आप खुद को इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में डेवलप कर पाओगे। लेकिन अगर ना तो आपकी एबिलिटी और ना विलिंगनेस है तो फिर खेल बिगड़ जाओगे। इसके लिए जो चार्ट है ये चार्ट बनाइएगा पूरा, रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन ईडी, उसके बाद ये दो पॉइंट लगाओ, नंबर 1 कॉम्पिटेंसी फैक्टर, नंबर 2 विलिंगनेस फैक्टर, और उसके बाद ये जो पूरा चार्ट है मैट्रिक्स ये ड्रॉ करो। जिसकी कॉम्पिटेंसी लो और विलिंगनेस भी लो तो वो नंबर 1 पे दिख रहा है। जिसकी कॉम्पिटेंसी तो है हाई लेकिन विलिंगनेस लो तो वो दिख रहा है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर पे। जिसकी विलिंगनेस हाई है लेकिन कॉम्पिटेंसी लो है वो है ईगर एंटरप्रेन्योर। और जिसकी दोनों चीजें हाई है, कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस, वो है रेडी एंटरप्रेन्योर। तो ये रिलेशनशिप है, ये दो फैक्टर है इंडिविजुअल के एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इन दो चीजों के बिना आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। ये 4 एंटरप्रेन्योर है, नॉट रेडी, जो कॉम्पिटेंसी में भी नहीं है, जिसकी विलिंगनेस भी नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में जा ही नहीं सकता। पोटेंशियल, अगर वो अपनी विलिंगनेस डेवलप करे
तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ईगर, जो अपनी एबिलिटी डेवलप कर ले, तो वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और रेडी एंटरप्रेन्योर तो तैयार है। अब अगली हेडिंग लगाइएगा, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगली हेडिंग लगाइएगा, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगस्त 2015 में, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है, अनाउंसमेंट ऑन 15 अगस्त 2015। अनाउंसमेंट on 15th August 2015 by PM श्री नरेंद्र मोदी। ये तो बना पहला बुलेट पॉइंट। दूसरा बुलेट पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव, एरो लगा के लिखना, मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव, इंस्पायर द स्किल्ड यूथ टू डेवलप टेक्नोलॉजी and to make employment opportunity available. Inspire the skilled youth to develop technology and to make employment opportunity available. यहां से inspired the skilled youth to develop technology and to make the employment opportunities available. इस स्कीम का मेन मकसद क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्किल्ड यूथ है उसको एनकरेज करा जाए कि वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे। इसके बाद इसका ये मीनिंग लिख लो, इधर बॉक्स में लिख रहा है ना पूरा, ये पूरा बॉक्स का मीनिंग लिख लो। स्टार्टअप इंडिया मीन रिफर्स टू, स्टार्टअप इंडिया refers to the government scheme under which financial and other assistance are provided to young entrepreneurs in order to convert the initiative to be taken by them into reality. जो ख्वाब उन्होंने देखा है, जो पहल उन्होंने सोची, उसको रियलिटी में करने के लिए जो फाइनेंशियली मदद चाहिए या किसी और तरीके से मदद चाहिए, तो वो मदद जब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम से हो रहा है, तो उस स्कीम को क्या नाम दिया जा रहा है? स्टार्टअप इंडिया। वैभव जी, लास्ट लाइन लिखो, अराउंड। चलिए लिखिए, कंडीशंस टू कंसिडर्ड अ बिजनेस यूनिट एज ए स्टार्टअप। कंडीशंस टू कंसिडर अ बिजनेस यूनिट एज स्टार्टअप। किस बिजनेस यूनिट को स्टार्टअप मानेंगे? तो अगर आपको स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करवाना है तो पहली चीज आपका नंबर 1, आपका बिजनेस किस तरीके से रजिस्टर्ड होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, या फिर पार्टनरशिप फर्म के रूप में, या फिर एलएलपी के रूप में। तो नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, 3 एरो निकाल लो, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या एलएलपी हो। पहली कंडीशन तो क्या है? या तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, या पार्टनरशिप फर्म होगा, या एलएलपी होगा। दूसरी कंडीशन, more than 7 year in case of journal and more than 10 year in case of biological technology, not allowed। यानी आपका बिजनेस कितने साल का हो सकता है मैक्सिमम?
अगर नॉर्मल जर्नल बिजनेस है तो मैक्सिमम कितने साल तक का, 7 साल तक के आपका बिजनेस है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब तक हम उसको क्या मानेंगे, स्टार्टअप मानेंगे। और अगर बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट है तो कितने साल मानेंगे, 10 साल मानेंगे। यानी 10 साल से ज्यादा साल का कोई बिजनेस है तो वो स्टार्टअप काउंट नहीं होगा, और 7 साल से ज्यादा का कोई बिजनेस है तो वो स्टार्टअप काउंट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तो आप स्टार्टअप में काउंट नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़, बस इतना लिख लो काफी अपने लिए। टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल्स। हाँ ठीक है, इन 7 सालों में से किसी भी साल अगर 100 करोड़ से ऊपर चला गया टर्नओवर तो फिर आप स्टार्टअप में काउंटिंग खो दोगे अपनी। फोर्थ, एम ऑफ डेवलपिंग, इसके लिए लाइन लिखने की जगह ये लिख लो, केवल जो वर्ड कह रहा हूं मैं, ये नीचे वाला, यहां से ब्रिंगिंग आउट एन इंपॉर्टेंट चेंज, यहां से लिख लो फोर्थ पॉइंट, ब्रिंगिंग आउट एन इंपॉर्टेंट चेंज इन करंट प्रोसेस थिंग और सर्विस, यानी कि ब्रैकेट में लिख लेना इनोवेशन। यूं नहीं है कि मैं जूते बेचता हूं, वो स्टार्टअप नहीं है। मैं थैली के कचरे के इकट्ठा करके उसको जूता बना के बेचता हूं, तो नया रॉ मटेरियल का सोर्स ढूंढ डाला, समझे? इसको बुलाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ लिख लो, ब्रिंगिंग आउट एन इंपॉर्टेंट चेंज इन करंट प्रोसेस स्लैश थिंग स्लैश सर्विस, ब्रैकेट में लिख लेना इनोवेशन। और फिफ्थ पूरा एज इट इज लाइन लिख लो, नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सम करंट बिजनेस यूनिट, पहले से चलती हुई बिजनेस यूनिट को या तो स्प्लिट कर दिया फिर आप उसको स्टार्टअप में शो कर रहे हो, तो ऐसा शो नहीं कर सकते आप। तो टोटल कितनी कंडीशन फुलफिल होनी है, 5। पहला, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप है या एलएलपी है। दूसरा, 7 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजिकल 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। तीसरा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं हुआ है। चौथा, इनोवेट कर रहे हैं। और पांचवा, किसी करंट बिजनेस का स्प्लिटिंग नहीं किया है। जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होती है तब आपकी बिजनेस यूनिट को क्या ट्रीट करा जाएगा, एज ए स्टार्टअप ट्रीट करा जाएगा, और आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। तो फीचर्स क्या होते हैं स्टार्टअप के, अगली हेडिंग लगाइएगा, फीचर्स ऑफ स्टार्टअप। दिव्या, अभिषेक, डन यहां तक? यस सर। Yes, sir. फीचर्स ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब ही क्या है, नंबर 1 पॉइंट लगाइए, इनोवेटिव डेवलपमेंट। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस में इनोवेशन लाने की मदद से उन्हीं का स्टार्टअप में काउंट किया जाता है। कोई नई प्रोसेस ढूंढ के लाना या कोई करंट प्रोसेस में बड़ा चेंज लाना, कोई नई चीज लाना या कोई नई सर्विस बनाना, यही इनोवेटिव डेवलपमेंट में काउंट होगा। दूसरा, नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल सके, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप रिस्की एरिया है, तो लोग इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। पटवारी की नौकरी कर ले बेटा, जिंदगी सुधर जाएगी। एसबीआई में पीओ की वैकेंसी निकली है बेटा, सेटल ही है सब, परीक्षा पास कर ले बस। तो उसकी जगह पे अगर आप इधर आओगे तो इधर रिस्क है, तो उस रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए आपको स्टार्टअप स्कीम का फायदा मिल सकता है। नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा, रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया। ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टार्टअप में काउंट होगा, हमने पढ़ा ना 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक लिमिटेड एरिया से रिलेट कर रहे हैं स्टार्टअप को। भाई जैसे बर्थडे मनाते हैं तो शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है
तो हर मंथ का बर्थडे बनता है, फिर फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ज्यादा ज्यादा 10 साल तक बर्थडे बन जाता है। उसके बाद क्या है, घर पे केक काट लिया, होटल चल गए, खाना खा लिया, उसके बाद दोस्तों को बुलाऊंगा, चॉकलेट बांटूंगा, ऐसे कर लूंगा, पहले सब होता है ना शुरुआत के 4-5 साल। फिर बस केक काटा, होटल चले गए। और बड़े लोग 30-40 के हो जाते हैं तो केक भी क्यों काटना, बर्थडे तो ही क्या हो गया, 30 साल से बना ही रहे। तो रिलेटेड है लिमिटेड एरिया से, ठीक है। फोर्थ, मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। स्टार्टअप में लीगल चीजें कम रखी गई है ना। जैसे आप कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड ही काफी है, पब्लिक लिमिटेड का जिक्र है ही नहीं, है ना। पब्लिक लिमिटेड बन जाए तो अपने आप में उसकी खुद की लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। 3 साल तक, जैसे एग्जांपल है, लेबर लॉ के रिलेशन में 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे आपसे, तो आपकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि आप शुरुआत में बिजनेस को बढ़ाओ, डेवलप करो। फिफ्थ, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। 80% तक खर्चा रिबेट में आ जाता है वापस। पेटेंट पे आपने जो पैसा खर्च करा है उसका 80% वापस दे देंगे आपको। तो आप सोचो कि फाइनेंशियली कितना बेनिफिट हो रहा है। यहां तक कि इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है, टैक्स हॉलीडेज बुलाते हैं इनको, कि कमा लो लेकिन टैक्स मत दो, जितना कमाया अपने पास रखो। सिक्स्थ, इजी रजिस्ट्रेशन। आप स्टार्टअप में इजीली रजिस्टर्ड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप शुरू करी है और एक वेब पोर्टल शुरू करा 1 अप्रैल 2016 से, जिससे आप सीधे आपके मोबाइल कनेक्टिविटी से मैक्सिमम 1 दिन के अंदर ही आप इसके अंदर क्या करवा लोगे, खुद को रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्ट्रेशन ही है बस बेटा पॉइंट, इजी रजिस्ट्रेशन, इजी रजिस्ट्रेशन। 7th लिखिएगा, स्टार्टअप सपोर्ट हब। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने सेटअप करा है। किसने सेटअप करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री और इस डिपार्टमेंट ने मिलकर स्टैब्लिश करा है स्टार्टअप सपोर्ट हब, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पे शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं। शार्क टैंक सुना है? हाँ। विदेश में कल्चर था, अब तो इंडिया में भी आ गया एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो फंडिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब लाई जा रही है चीजें। आप बड़े कॉलेजेस में जाओगे तो वहां आपको मिलेंगी चीजें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इस स्कीम में नहीं मिलती क्या फंडिंग? हाँ, इस स्कीम में फंडिंग नहीं मिलती? किस स्कीम में, मतलब स्टार्टअप स्कीम में? हाँ, इसमें मिलती है ना फंडिंग, लेकिन मतलब बेस रूट से भी शुरुआत है एजुकेशनल। मतलब मैं ऐसा जरूरी है कि पहले एक बिजनेस करूं वही स्टार्टअप? हाँ, उसी को काउंट किया जाएगा। ऐसे थोड़ी सीधे आप चल गए कि मेरे को बिजनेस खोलना है, ऐसे थोड़ी पैसा, ऐसे तो फिर बतेरे खड़े हुए हैं। ऐसे तो 120 के 20 आ जाएंगे पूरे, बिजनेस करना अंकल जी पैसे दो। 1 साल बाद सबके हिसाब लेंगे तो पता चलेगा ये डूबी सरकार और ये डूबा देश। ऐसे नहीं है। हाँ, वो कंडीशन स्पेसिफाइड है ना। बिजनेस हो आपका पब्लिक लिमिटेड के फॉर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में, एलएलपी के फॉर्म में, आप कोई काम कर रहे हो, कोई चेंज ला रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो कुछ चीज का, तब आप उसको स्टार्टअप स्कीम में ला पाओ। जैसे अभी बीच में मैंने बताया था वो कचरे से बायो पेट्रोल बना रहे हो, वो स्टार्टअप स्कीम हो गया। वो थैली से जूते बना रहा है, ये स्टार्टअप स्कीम हो गई। तो ऐसे नए चीजें लाओ ढूंढ के। ऐसी कार बनाऊंगा सर, सोलर से चलेगी, धूप से चार्ज होती रहेगी खड़ी खड़ी। लोग छाव में कारें खड़ी करते हैं अभी तक, फिर लोग धूप में खड़ी करने के लिए लड़ेंगे। फिर पेड़ के नीचे कोई कोई कार पार्क नहीं होगी, फिर पेड़ के नीचे गाय आराम से बैठी रहेगी। चलिए, तो ये कहाँ पर है ये स्टार्टअप सपोर्ट, अब आप देख सकते हो एनआईटीज में है, आईआईटीज में है, आईआईएसईआर में है, एनआईपीईआर में है, ठीक है। इसके अलावा आईएम्स में भी ऐसी बात नहीं है, जाओ वहां तक, उस लेवल तक जाओ, मिलेगी फंडिंग, है ना। उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो अभिषेक जा रहा है ना? अभिषेक तो बड़ा आदमी है। 8, गवर्नमेंट फंडिंग। 8 पॉइंट लिख लो, गवर्नमेंट फंडिंग। इसमें ये जो पॉइंट्स हैं लिख लीजिए। गवर्नमेंट ने कितने का प्रोविजन बनाया है? 10,000 करोड़ का प्रोविजन है। शुरुआत के हर 4 साल में कितना कितना 2,500 करोड़ हर साल, तो 4
साल में 10,000 करोड़ का प्रोविजन तैयार है। 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस सीधे डायरेक्ट करिए इस स्कीम से। मिनिमम 1 एंटरप्रेन्योर को तो आपको फाइनेंस करना ही है। तो अगर एक बैंक ने एक एंटरप्रेन्योर को भी फाइनेंस करा और टोटल बैंक कितने 1.25 लाख बैंक, तो कितनी बिजनेस यूनिट खड़ी हो जाएगी? 1.25 लाख बिजनेस यूनिट खड़ी हो जाएगी स्टार्टअप इंडिया। फर्दर ट्राइबल एंटरप्रेन्योर, दलित एंटरप्रेन्योर और वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी इसके अंदर इंक्लूड करा है। सबका साथ सबका विकास। केवल ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस हो, आप अगर किसी ट्राइबल एरिया में एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी दलित एरिया में एंटरप्रेन्योर हो, आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, तो हो नायका क्या है, ठीक है। हाँ चलिए अब अगली हेडिंग पे आते हैं, प्रोसेस टू गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप। कैसे आप खुद को रजिस्टर्ड करवाओगे? चलिए तो प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट लगाइएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। चाहे तो आप पब्लिक लिमिटेड बनाओ। पब्लिक लिमिटेड कितने लाख में बन जाती है? पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए कितना पेड अप कैपिटल चाहिए? पढ़ा था ना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, 1 लाख। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट, नोटरी। चाहे फिर 25,000 की कैपिटल हो, चाहे 5 लाख की कैपिटल। एलएलपी भी क्या है? पार्टनरशिप का ही टाइप है, लेकिन एक अलग तरीके का, जिसमें सबकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद कहाँ जाना है? सेकंड पॉइंट, गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, और वहां पे एक फॉर्म होगा स्कीम का, वो फॉर्म वहां से भरना शुरू कर देना है ऑनलाइन। जब वो फॉर्म ऑनलाइन भर दोगे तो फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे? अपडेट करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट है पूरी, तो फोर्थ पॉइंट मत लिख लेना जल्दीबाजी में, तीसरे के अंदर लिखेंगे थोड़ा सा। तो बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया, वेबसाइट पे चल गए, एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और बिजनेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये लेटर, रिकमेंडेशन का लेटर किसी अथॉराइज्ड ऑफिस से इशू होगा, जो ये रिकमेंड करेगा कि हाँ ये बिजनेस जो है ये इनोवेटिव नेचर का है, ठीक है। तो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने जैसे ओम बिरला जी ने लिख के दे दिया कि हाँ भैया, उदय भैया जो है वो समाज में एक नया चेंज लाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो काफी इतना था। उदय भैया ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगा दिया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो ये 3 चीजें डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद, फोर्थ, अ लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा खुद को इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से। ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स में रिबेट लेना चाहते हो। तो शुरुआत के 3 साल तक आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, यानी कि कमाओगे तो अपने घर ले जाओगे, कम टैक्स देना। 3 साल बाद फिर जितना कैलकुलेट होके आएगा उतना टैक्स देना पड़ेगा। और ये सर्टिफाइड करना पड़ेगा। इसके लिए सर्टिफाइड करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। फिर फिफ्थ, सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस। आपको बताना पड़ेगा खुद सर्टिफाई करके कि मेरे बिजनेस यूनिट का टाइप क्या है, कितने साल हो गए एस्टेब्लिश करे हुए, क्वांटम टर्नओवर क्या है, क्या इनोवेटिव नेचर है, क्या स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन का कोई स्टेटस है क्या कि नहीं है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दोगे, टैक्स बेनिफिट का लेटर अवेल कर लोगे और खुद के सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस को फुलफिल कर दोगे, फिर आपको क्या मिलेगा? एक रिकॉग्निशन नंबर। हाँ, फिफ्थ के अंदर ये 5 पॉइंट लिखने हैं। फिर आपको फाइनली एक रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा। जैसे होता है ना, आप कोई कंप्लेन फाइल करते हो तो नंबर आता है ना आपके पास कि आपका सर्विस नंबर है, इस पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। तो ऐसे आपको इस स्कीम में क्या मिलेगा? स्टार्टअप रिकॉग्निशन नंबर।
और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनिंग हो जाएगी और कोई भी चीज गलत नहीं है, सारी चीजें सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, सारी कंडीशन फुलफिल है, तो फिर आपको क्या दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दे देंगे। तो आज की बात यहीं तक समाप्त। कल आगे बात करेंगे क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीकों से फंडिंग मिलती है और कैसे बिजनेस स्टार्टअप बनता है, फंडिंग अरेंज होती है और बिजनेस शुरू होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। दिव्य, अभिषेक, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। चलिए, थैंक यू। सर वो बता दो ना साथ साथ